12th की बुक का चैप्टर है महात्मा गांधी का आगमन। ठीक है, तो महात्मा गांधी के पढ़ेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, उसके आंदोलनों के बारे में जानेंगे और उसके बारे में भी जानेंगे, मतलब हमारे राष्ट्रपिता के बारे में। सबसे पहली बात है, आपके गांधी, इनकी छोटी छोटी बातें पढ़ लो जो तुम्हें पता भी है। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ, सबको पता है। ठीक है, कहाँ हुआ? गुजरात में हुआ, सूरत के पोरबंदर में हुआ, सबको पता है, ये बात भी ठीक है। चलो, अब जब इनका जन्म हुआ तो उसी के तहत ये जब क्या हुआ, इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा तो प्राप्त करी कहां से? सूरत से। प्रारंभिक शिक्षा सूरत से प्राप्त करी। उसके बाद इनका मन हुआ लॉ करने का, तो लॉ करने के इरादे से इंग्लैंड चले गए। ठीक है, 1869 में का जन्म हुआ। ठीक है, उससे कुछ समय बाद इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जब प्राप्त करी, ठीक है, और उसको प्राप्त करने के बाद ही सीधा चले गए लॉ की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड। इंग्लैंड पहुंचे, इंग्लैंड में इन्होंने लॉ की शिक्षा प्राप्त करी, वकील बने वहां से। अच्छा, जब वहां से वकील बने तो वकालत करने के लिए भारत आए, वकालत करने के लिए। तो जब वो भारत आए वकील बनकर, इनको यहाँ पर कोई काम नहीं मिला, मतलब कोई बड़ा बड़ा केस इनको मिले नहीं यहाँ पर। छोटे मोटे केस, किसी का एफिडेविट बनाना हुआ, किसी का ये बनाना, किसी का छोटे मोटे केस मिलने लगे। तो गांधी को लगने लगा, लगता है यार मैं वकील के लिए नहीं बना, मैं किसी और चीज के लिए बनाऊं, कुछ और करना पड़ेगा लगता मुझे, है ना। तो इसने सोचा मैं वकालत छोड़ देता हूँ, मैं स्कूल टीचर बन जाता हूँ। टीचर के लिए गए पढ़ाने के लिए, तो वहां पर स्कूल वालों ने निकाल दिया इनको कि हम तुम्हें नहीं रखेंगे भाई, तुम नहीं पढ़ा सकते। इनको वहां से भी निकाल दिया। तब इनका मोटिवेशन और गिर गया। इनको लगा यार फिर मैं बना किस चीज के लिए, अगर मैं टीचर भी नहीं बन सकता फिर मैं बना किस चीज के लिए भाई। उसी समय एक आदमी था जो उस समय सूरत में आया हुआ था, वो था आपका मुस्लिम व्यापारी। वो मुस्लिम व्यापारी व्यापार करता था दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में वहां पर था। तो वो गांधी को ये क्या कर ले गया, चल भाई मेरा केस लड़ लियो, तेरे को यहाँ पर तो कुछ मिल नहीं रहा, तू यहाँ पर बेला बैठा है, चल मेरा वहां पर चल के केस लड़ लियो। तो गांधी को लगा चलो ठीक है भाई, जब अफ्रीका चल ही रहे हैं तो इनका केस भी लड़ लेंगे, कुछ ना कुछ तो हो ही जाना वहां पर, चलो अफ्रीका चलते हैं, फिर क्या दिक्कत है, केस लड़ लेंगे वहां पर चलकर अफ्रीका। तो गांधी ने मन बना लिया कि चलो मैं अफ्रीका जाऊंगा। अफ्रीका जाने के बाद जब वो वहां पर पहुंचते हैं, उनके साथ बहुत ज्यादा भेदभाव होता है, रंग भेद की नीति अपनाई जाती है उनके साथ। उनको यहाँ तक कि ट्रेन में से भी 2 बार उतार दिया जाता है, एक बार पीट कर मारा, एक बार पीटते हैं उनको ट्रेन के अंदर ही, क्योंकि वो काले थे और उनके पास ट्रेन की फर्स्ट क्लास की टिकट थी। और उस समय फर्स्ट क्लास की टिकट सिर्फ गोरे ही लेते थे। तो उस समय हमारे देश का जो ये आपके गांधी जी थे तो काले थे, ये बैठे फर्स्ट क्लास में, इनको उतार दिया पीट पाट के। दूसरी बार फिर चढ़े, फिर उतार दिया इनको। इनके साथ ये हुआ, बहुत ज्यादा इनके साथ ये प्रताड़ना हुई। तब इनको जाके समझ में आया भाई अफ्रीका में तो रंग भेद की नीति है। तो जब वहां पर गांधी जी पहुंचे, गांधी जी ने जाते वहां पर एक कारनामा कर दिया। जिस केस के लिए वहां पर गए थे, अफ्रीका में जिस केस के लिए वो गए थे, वो केस उन्होंने कोर्ट में पहुंचने दिया ही नहीं। बाहर ही 5 मिनट के अंदर समझौता करा दिया दोनों पार्टी के बीच में, बाहर ही करा दिया। और जैसे ही बाहरी समझौता करा दिया, इनकी प्रसिद्धि बढ़ गई भाई, लोगों इनको जानना पहचानने लगे। सारे अफ्रीका के सारे केस इनके पास आ गए, अफ्रीका के सारे केस। तो कहते हैं कि जब तक भगवान तुम्हें कुछ नहीं देता है तो नहीं देगा, लेकिन जिस टाइम देगा ना, तुम्हें उस जगह पर बुलाएगा जहां पर उससे तुम्हें वो चीज देनी है। भारत में वो थे, भारत में उनको चीज नहीं मिली, लेकिन भारत से जब वो अफ्रीका पहुंचे, सारे केस मिल गए अफ्रीका में जाकर, उनको सारे केस मिल गए। उनकी प्रसिद्धि में 4 चांद लग गए भाई, सब लोग जानने लगे। जब सब लोग जानने लगे तो भाई अब गांधी को लगा भाई अपना हो गया, मतलब जन समर्थन ज्यादा हो गया, लोग जानने पहचानने लगे, तो क्यों ना अब उस नीति के खिलाफ आंदोलन किया जाए, रंग भेद की नीति के खिलाफ आंदोलन किया जाए। तो जब दक्षिण अफ्रीका आपके गांधी जी पहुंचे थे, दक्षिण अफ्रीका, अच्छा तुमसे क्वेश्चन आएगा दक्षिण अफ्रीका गांधी जी क्यों गए थे? तो केस लड़ने के लिए गए थे, ये बात करना, केस के सिलसिले में गए थे, है ना। केस के सिलसिले में तो गए थे, और किस लिए गए थे? इसी में गए थे। और वहां पर जाते उनके 4 चांद लगे। और हुआ क्या प्रसिद्धि में, उनके सारे केस उनको मिलना शुरू हो गए, सब लोग उनको जानना पहचानने लगे। रंग भेद की नीति के खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया। इन्हीं आंदोलनों के समय, उस समय पर बहुत ज्यादा भारतीय निवास करते थे। उन्हीं एक भारतीयों में जो उस समय भारत से गए हुए थे, उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ये थे। इनकी नजर पड़ी गांधी के ऊपर, जो कि ये भी भारतीय थे और गांधी जी भी भारतीय थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले को यार इतना अच्छा भारतीय होकर साउथ अफ्रीका में इतना अच्छा आंदोलन कर रहा है यार, जब तू इतना अच्छा आंदोलन साउथ अफ्रीका में कर सकता है तो क्यों ना तू भारत भी आ जाए भाई, वहां पर भी अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर दे। तो गांधी को लगा यार बात तो सही कह रहा है यार, जब मैं दूसरे देशों के लिए सब कर सकता हूं तो मैं अपने देश के लिए क्यों नहीं कर सकता, वहां पर भी तो हम गुलाम हैं। तो क्यों ना एक काम करते हैं, हम भारत चलते हैं और भारत जाकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करेंगे। उसी दिन से
गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु मान लिया था। कैसा गुरु? राजनीतिक गुरु मान लिया था कि अब से आप मेरे राजनीतिक गुरु हो। गोपाल कृष्ण गोखले किसका गुरु बन गया? आपके हमारे गांधी जी का गुरु बन गया। अब गोपाल कृष्ण गोखले ने बोला गांधी को एक काम करो जी, जब आप भारत आओगे ना, तो भारत जब आप आओगे ना, पहली बात तो आप मुझे फोन कर देना। दूसरी बात, जब आप भारत आओगे तो आपको जाते ही भारत में आंदोलन करना शुरू नहीं करना है। आप 1-2 साल वहां पर रहना और जरा देखना कि भारत की स्थिति क्या है। क्योंकि जिस समय आप भारत से गए थे केस लड़ने के लिए, जिस समय आप अफ्रीका गए थे 1893 में, उस समय आप गए थे, उस समय का भारत अलग था, और जिस समय आप आओगे अब उस समय का अलग रहेगा। तो अब आप क्या करना, जब भी आप भारत आओगे तो जरा आप यहाँ पर देखना कि भारत में क्या क्या चीजें चेंज हो गई हैं, तब जाके आंदोलन करना। तो गांधी को लगा बात तो ठीक कह रहे हैं, क्योंकि उस समय जिस समय गया तो चेंज हो गया भारत अब तो देखते हैं क्या होगा। तो अफ्रीका से गांधी निकले 9 जनवरी 1915 को पहुंचे। कब पहुंचे? 1915 को। देखो कितने साल का डिफरेंस हो गया, 20 साल का। तो 20 साल बाद पहुंचे। तो गांधी को लगा यार 20 साल बाद पहुंचे, इसका मतलब बहुत ज्यादा भारत चेंज हो गया है। और गोपाल कृष्ण गोखले ने भी बोला था कि जब तुम गए थे उस समय भारत अलग था, और जब तुम आए उस समय का भारत अलग है। इसीलिए यहाँ पर पहले तुम 1 साल विद्यार्थी का जीवन जीना, मतलब पूरे देश को देखना कि अब क्या स्थितियां और पहली क्या स्थितियां थी। बाद में जाकर तुम किसी आंदोलन में अपनी टांग फंसाना, उससे पहले मत करना। गांधी को उसकी बात अच्छी लगी कि हाँ सही कह रहा है गोपाल कृष्ण गोखले, है ना। तो 1 साल भाई साहब ने क्या करा, अपना विद्यार्थी का जीवन जिया। मतलब 1915 में आया, कब आया? 9 जनवरी को। अच्छा, 9 जनवरी 1915 को हम एक दिवस मनाते हैं, जिस दिन हमारे भारत में गांधी जी आए थे, उसको बोलते हैं प्रवासी दिवस। प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं, ये ध्यान रखना। गांधी जी जिस समय हमारे भारत में आए थे उसी दिन को हम प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। 9 जनवरी 1915 को भारत में आए थे। अब 1 साल को क्या करना है? 1 साल को क्या करना है? अब विद्यार्थी का जीवन जीना है। तो विद्यार्थी का जीवन जीने के लिए भाई साहब 1 साल के लिए भारत घूमते हैं और देखते हैं, भ्रमण करते हैं कि क्या चेंजेस आए हैं। जब मैं भारत से गया था तब क्या था और अब क्या क्या, पूरा भारत को घूमते हैं, घूमने लगते हैं, आंदोलन करते हैं। आंदोलन नहीं करते अभी, मतलब सभाओं में भाग लेते हैं। जितनी भी सभाएं थी उनमें भाग लिया। कहीं किसी स्कूल के उद्घाटन में चले गए, ठीक है, किसी राज्य में चले गए, सभाओं में चले गए, ये सब करने लगे वो, ठीक है। उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, कोई बड़ा आंदोलन किया ही नहीं, ठीक है। और करते भी कैसे? क्योंकि वहां पर यहाँ भारत के लोग उनको कहाँ जानते थे? उनको जानते थे सिर्फ साउथ अफ्रीका के लोग, और साउथ अफ्रीका से ही इनको महात्मा की उपाधि भी मिली थी। महात्मा की उपाधि कहां से मिली थी? अफ्रीका से। अफ्रीका से तो मिली थी महात्मा की उपाधि गांधी को, है कि नहीं। तो 1915 में भारत आए, अब इनको 1 साल का विद्यार्थी का जीवन जीना है। इसका मतलब कब तक जिएंगे? 1916 तक। 15 में आए ना, 1915 में तो आए ये भारत, तो 1 साल मतलब 16 तक ये विद्यार्थी का जीवन जिएंगे। इस 16 में कुछ गड़बड़ हुई, इस 16 ही सब कुछ करने धरने वाला। अब 16 में हुआ क्या? 2 चीजें 16 में, देखो 2 चीजें क्या हुई। पहली बात मार्च के महीने में BHU और दूसरा कांग्रेस का अधिवेशन, ये 2 चीजें हुई। अच्छा, अधिवेशन क्या होता है पता तुम्हें? अधिवेशन का मतलब मीटिंग होता है। मीटिंग का मतलब अधिवेशन, कांग्रेस ना 1 साल में जो भी कुछ करती थी वो आपके साल के अंत में डिस्कस करती थी कि हमने इस साल क्या किया और हम अगले साल क्या करेंगे। ये पूरा डिस्कशन करने के लिए इसको अधिवेशन बोलते हैं। जैसे आज हमारे बजट आता है ना, बजट में क्या करते हैं कि हमने इस साल क्या किया, अगले साल हम क्या करेंगे, वो बजट होता है। ऐसी कांग्रेस हर साल, और साल में दिन पता कौन कौन सा था उसका? हर साल वो एक ही दिन पर करती थी, दिसंबर में। दिसंबर के महीने में अपना क्या करती थी वो? अधिवेशन करती थी। अधिवेशन का मतलब कि इस साल हमने क्या किया, अगले साल हम क्या करने वाले हैं, ये सारा अधिवेशन के तहत होता था। अधिवेशन मीटिंग का नाम है, ठीक है। तो अधिवेशन होता था, और कांग्रेस का हमेशा अधिवेशन 1930 तक कांग्रेस का अधिवेशन दिसंबर ही रहा है। तो जब भी अधिवेशन की बात है कांग्रेस का, तो हमेशा दिसंबर ही देखना जब भी। अब देखो क्या हुआ, 2 चीजें 1916 में। पहला वो BHU। BHU क्या है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय क्या भाई? देखो यहाँ पर ना इस विद्यालय की स्थापना करी गई थी कुछ अमीर लोगों के द्वारा। अमीर लोगों के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। अमीर लोगों ने चंदा इकट्ठा किया था और चंदा इकट्ठा करके इस BHU की स्थापना करी थी। जब इसकी स्थापना करी गई तो सबको बुलाया गया, बड़े बड़े लोगों को सबको बुलाया गया, जिसको भी वो लोग जानते थे, अमीर लोग। तो उनमें एक गांधी जी भी एक थे, उनको भी न्योता भेजा कि भाई गांधी जी आप भी आ जाओ, BHU की स्थापना हो रही है तो आप भी आ जाओ, उद्घाटन है। तो गांधी भी पहुंच गए। अब जब गांधी वहां पर पहुंचे तो उनको एक बात देखकर बहुत ज्यादा उनको एक खेद हुआ, मतलब जिस वजह से उनके अंदर मतलब ये करुणा जागे कि यार एक बात गलत हुई यहाँ पर। तो गांधी को वहां पर जाकर एक बात का बहुत ज्यादा मलाल हुआ कि यहाँ पर सब लोग हैं, सब अमीर लोग हैं, यहाँ पर एक
वर्ग नहीं है, वो वर्ग है गरीब वर्ग और मजदूर वर्ग। गरीब वर्ग और मजदूर वर्ग यहां पर नहीं है। जो उनको नहीं दिखी वो कौन थे? वो दो वर्ग उनको नहीं दिखे, गरीब वर्ग नहीं दिखा और मजदूर वर्ग नहीं दिखा, जिसको ना देखकर वो वहां पर बहुत ज्यादा दुखी हुए, बहुत दुखी हुए उस गरीब वर्ग को ना देखकर। तो क्या हुआ, बीएचयू की जब स्थापना हो रही थी, मतलब सब लोग अपनी अपनी स्पीच दे रहे थे, उसी समय गांधी की स्पीच भी आ गई। उनकी भी स्पीच थी भाई, क्योंकि सब लोग, जितने भी लोग यहाँ पर बीएचयू में आए थे, वो गांधी को बिल्कुल भी नहीं जानते थे। तो स्पीच की बारी जब गांधी जी की आई, तो गांधी की स्पीच की बारी, तो गांधी ने क्या बोला शुरुआत में जाकर? तो गांधी ने यही बोला कि देखो भाई मेरे प्यारे भाई और बहनों, मुझे आज बहुत खुशी है, मुझे बहुत खुशी है कि इस बीएचयू की स्थापना हुई, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। लेकिन मुझे एक दुख भी है इसके साथ साथ। दुख क्या है कि आज जिस वर्ग ने इस बीएचयू को बनाने की सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाई है, किसने बनाया इसको? इसको गरीब वर्ग और मजदूर वर्ग ने बनाया है। आज वो हमारे बीच मौजूद नहीं है। और मैं आपको ये बात बता दूं कि अगर आपको पूर्ण स्वराज चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, तो हमें कोई ना तो वकील दिला सकता है, ना ही कोई अभिजात वर्ग दिला सकता है, ना ही कोई आपको उद्योगपति दिला सकता है। अगर हमें आजादी मिलेगी, पूर्ण स्वराज मिलेगा, तो हमें गरीब वर्ग दिला सकते हैं और मजदूर वर्ग दिला सकते हैं। और आज वो यहाँ पर उपस्थित नहीं है, ये देखकर मेरा दिल आज बहुत दुख से भर आया है। ये बात सुनते ही सब लोगों भाई एकदम से क्या कहते हैं, तालियों की गड़गड़ाहट शुरू होगी। वहां पर सब लोग इनको जानने लगे कि यार ये कौन आया भाई जिसने मजदूरों की बात करी है, कौन है ये? तो बीएचयू में ऐसे लोग इनको जानने लगे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में ऐसे इनको जानने लगे। पहला तो ये हुआ 1916 में। दूसरा क्या हुआ, कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था 1916 में। कांग्रेस का अधिवेशन था 1916 में। यहां पर सब, मैंने आपको बताया अधिवेशन का मतलब क्या, मीटिंग होती है। और कांग्रेस हमेशा अपनी मीटिंग में क्या बात करती है? दो बातें करती है कि इस साल हमने क्या किया और अगले साल हम क्या करेंगे। दो बातें होती है। इस साल भी हो रहा है अधिवेशन 1916 में। इस समय गांधी को बुला लिया, गांधी वहां पर पहुंच गए। अच्छा, किसी आदमी ने एक व्यक्ति को भेज दिया उनके पास, उसका नाम था राजकुमार शुक्ला, जो तुम्हारी 12th की बुक में चैप्टर भी इंडिगो चैप्टर। उस राजकुमार शुक्ला को किसी ने बोला कि एक काम करो भाई, क्योंकि चंपारण की दिक्कत चल रही थी बहुत बड़ी मजदूरों की, तो किसी ने तो समझाया भाई तुम्हारी दिक्कत का जो निदान कर सकता है वो हमारे गांधी जी कर सकते हैं, और वो मिलेंगे तुम्हें, अभी मिलेंगे तुम्हें। 1916 का अभी क्या चल रहा है, दिसंबर का अधिवेशन चल रहा है, तो जाओ वहां पर, वहां मिलेंगे तुम्हें। तो राजकुमार शुक्ला भी पहुंच गया कि चलो भाई देख लेते कौन गांधी। तो जब वहां पहुंचा तो किसी ने उनको राजकुमार शुक्ला को मिला दिया गांधी से। तो राजकुमार शुक्ला मिला और गांधी को क्या बोला कि आ जाओ सर, हमारे चंपारण आ जाओ, और चंपारण आके हमारे मजदूरों के लिए आंदोलन कर दो। तो सबसे पहला आंदोलन कांग्रेस का, आपके सॉरी महात्मा गांधी का 1916 में उसको मिला दिसंबर में, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने 1917 में चंपारण के आंदोलन में शिरकत करी, मतलब भाग लिया उन्होंने 1917 में। तो 1917 में चंपारण में जाकर गांधी ने आंदोलन किया मजदूरों के लिए। ये 1917 में किया उन्होंने, सिंपल सी बात, 1917 में। अच्छा, 1917 में उनका आधा मतलब पूरा समय चंपारण में निकल गया, पूरा समय 18 आ गया। 18 में क्या हुआ, 1918 में दो आंदोलन आए गांधी की झोली में, दो आंदोलन। वो उसके खुद के घर से ही आए। कहां से? गुजरात से आए, गुजरात से आए। गुजरात में दो जगह, खेड़ा और अहमदाबाद, खेड़ा और अहमदाबाद। 6-6 महीने लगे यहाँ के आंदोलनों को खड़ा करने के लिए, दोनों आंदोलनों को खड़ा करने के लिए 6-6 महीने लगे गांधी को। खेड़ा में क्या हुआ, खेड़ा में मजदूरों की फसल बर्बाद हो गई थी, क्योंकि वर्षा नहीं हुई थी, जिस वजह से फसल बर्बाद हो गई थी। जब फसल बर्बाद हो गई थी तो मजदूर वर्ग कैसे टैक्स देगा अमीर उसको, आपके ईस्ट इंडिया कंपनी को? तो मजदूर वर्ग ने बुलाया था गांधी को कि सर आ जाओ आप, और आकर हमारे इस कर्ज को माफ करवा दो, टैक्स को माफ करवा दो। तो गांधी को लगा चलो भाई चलते हैं, खेड़ा चलते हैं। तो खेड़ा वहां पर वो मजदूरों के लिए गए और वहां पर जाकर टैक्स को माफ भी करवाया। खेड़ा में ये करा। अहमदाबाद में क्या करा, अहमदाबाद में वहां पर कपड़े की मिलें बहुत ज्यादा अहमदाबाद में। तो अहमदाबाद में जब कपड़े की मिलें हैं, वो कपड़ों की मिलों में लोगों के काम करने के घंटे ज्यादा थे और हालत बहुत खराब थी, परिस्थितियां बहुत खराब थी। तो गांधी को बुलाया गया मजदूरों के द्वारा कि भाई आप हमारे यहाँ भी आके आंदोलन कर दो अहमदाबाद में, क्योंकि यहाँ की हमारी परिस्थितियां खराब है और यहाँ पर मजदूर के घंटे बहुत ज्यादा है काम करने के, तो उनको कम करा दो। तो गांधी का 1918 का आधा समय गुजरात में निकला और आधा खेड़ा में निकला। अहमदाबाद में भी उन्होंने आंदोलन किया जिसमें वो जीत गए। ये सब किया। अभी कोई बड़ा आंदोलन नहीं आया। अभी अंग्रेज उनकी झोली में एक ऐसा आंदोलन डाल देंगे जिसकी वजह से वो पूरे भारत में प्रसिद्ध हो जाएंगे। कौन सा आंदोलन याद है? अभी आएगा, अभी देखो क्या आएगा, जरा देखो इसको मैं रफ करता हूं। तुम्हें याद है रोलेट एक्ट, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर याद है? तो मैंने तुम्हें बताया था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें ब्रिटेन शामिल था, ब्रिटेन शामिल था ना। तो ब्रिटेन को चाहिए थे सैनिक,
उनको सैनिक चाहिए थे जो कि ईमानदार हो और जो अच्छे तरीके से लड़ सके। किससे लड़ सके भाई? सामने वाली हमारे दुश्मन से लड़ सके, ठीक है ना। तो उनको बहुत अच्छे मजदूर चाहिए थे। तो अच्छे मजदूर उनको कहाँ से, सॉरी अच्छे सैनिक उनको कहाँ से मिल सकते थे? पंजाब, हरियाणा, यूपी, यहीं से मिल सकते थे। तो अंग्रेजों ने एक शर्त रखी, उनको बोला कि देखो भाई जितने भी भारतीय सैनिक हैं वो प्लीज हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमारा साथ दे दो, जो 1914 से 1918 तक चला। अंग्रेजों ने ये बोला भारतीयों को, तो भारतीयों ने बोला भाई हम तुम्हारा साथ क्यों दें, हमारा क्या बेनिफिट है, हमारे कोई बेनिफिट बताओ, हमारा फायदा बताओ, हम तब साथ देंगे, अदरवाइज हम साथ नहीं देने वाले। तुम्हारा युद्ध तुम लड़ो जाके, हम क्यों आए? तो ब्रिटेन ने बोला भाई तुम्हारे भी फायदा है, सुनो अगर हम इस युद्ध में जीत जाते हैं, अगर तुम हमें इस युद्ध में जितवा देते हो तो हम तुम्हें आजाद करने के लिए सोच सकते हैं। ये बोला, ये नहीं बोला कि आजाद कर देंगे, उन्होंने बोला सोच सकते हैं। तो भारतीयों को लगा यार चलो ठीक है भाई, सोचो तो सही, सोचने तक तो पहुंचे ये लोग, चलो ठीक है भाई साथ कर देते हैं, सपोर्ट कर देते हैं। तो क्या हुआ, हमारे भारतीय सैनिकों ने सपोर्ट कर दिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड को। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड को सपोर्ट किया तो इंग्लैंड का जो युद्ध था जीत गए इंग्लैंड वाले, 1918 में जीत गए। तो 1918 में जीते तो 1919 में हमारे भारतीय सैनिक पहुंच गए सारे ब्रिटेन वालों के पास। ब्रिटेन वालों को बोला सर आपने बोला था हमें कि आप हमें कुछ दोगे, आजादी दोगे, तो ब्रिटेन देनी थी। तो अंग्रेजों ने बोला ठीक है आजादी तो हम दे नहीं सकते पर तुम एक चीज ले जाओ हमारे यहाँ से। तो भारतीय सैनिकों ने बोला क्या चीज, क्या दे रहे हो? उन्होंने बोला ये लो रोलेट एक्ट ले लो, ये ले जाओ तुम। अब इस रोलेट एक्ट में ये लिखा हुआ था कि कोई भी भारतीय पहली बात तो आंदोलन नहीं करेगा, दूसरी बात इकट्ठा नहीं होगा, सभा बनाकर इकट्ठा नहीं होगा, और अंग्रेजों के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं खड़ा करेगा, सभा नहीं करेगा, स्पीच नहीं देगा। ये रोलेट एक्ट में लिखा हुआ था। और बोला गया जो भी आदमी ये सब करता हुआ पकड़ा गया, जो भी आदमी ये सब करता हुआ पकड़ा गया उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और बिना किसी से पूछे, बिना किसी को बताए इसको मार दिया जाएगा। ये रोलेट एक्ट में लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था रोलेट एक्ट के अंदर। तो ये दे दिया रोलेट एक्ट अंग्रेजों ने हमारे भारतीय सैनिकों को, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, बहुत सारे लोगों इसकी वजह से आंदोलनों पर उतर आए, ठीक है। तो इसी समय गांधी को याद किसी ने बताया अभी, गांधी जी आप हमारे पंजाब में भी आ जाओ यार, पंजाब में रोलेट एक्ट लगा रखा अंग्रेजों ने, आप वहां जो हमारे लिए वहां पर काम तो कर दो आप रोलेट एक्ट के खिलाफ। तो गांधी को लगा रहा बात तो ठीक है, जब मैं हर जगह काम कर रहा हूँ राज्यों में, रोलेट एक्ट के खिलाफ भी कर देता हूँ, चलो चलते हैं पंजाब चलते हैं। तो पंजाब में उन्होंने डेट फिक्स करी और समय बताया और आपका जगह बताई, जगह थी अमृतसर। उन्होंने बोला चलो ठीक है भाई, जितने भी अनुयायी हैं वो सारे अमृतसर में एक जगह पर इकट्ठे हो जाना, वहां पर मैं आकर तुम्हें तुम्हारा नेतृत्व करूंगा, तुम्हारा लीडर बनूंगा और तुम्हें बताऊंगा आगे की रणनीति क्या होगी। तो सब लोग, बैसाखी का दिन था, जलियांवाला बाग में सारे के सारे लोग इकट्ठा थे, गांधी की वेट कर रहे थे, गांधी कब आएंगे और कब वो रोलेट एक्ट के खिलाफ आंदोलन करेंगे, ये सब करने के लिए इकट्ठा थे। लेकिन उसी समय आपको पता है अमृतसर में जलियांवाला बाग में क्या हुआ, जलियांवाला बाग में सब लोग इकट्ठा थे, ठीक है ना, 2000 से ज्यादा लोग इकट्ठा थे उसमें, ठीक है। तो क्या हुआ, उसी समय जितने भी लोग इकट्ठा थे अंग्रेजों को ये बात पता लग गई कि रोलेट एक्ट के खिलाफ भारतीय लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो उसमें से एक अंग्रेजी सैनिक जो ये सब नहीं चाहता था, जो ये सब कुछ देख रहा था और जो सब सिर्फ एक समय की वेट कर रहा था, वो था जनरल डायर। इस भाई साहब ने क्या किया, अमृतसर के जलियांवाला बाग में पहुंच गया अपनी पूरी सेना लेकर, पूरी आर्मी लेकर, और जिस गेट से वो पहुंचा उस गेट को उसने बंद कर दिया अंदर आने के बाद, ठीक है। और क्या किया, सब लोगों पर गोलियां चलवा दी, जलियांवाला हत्याकांड करा दिया। 13 अप्रैल 1919 ये हत्याकांड हो गया था। सब हुआ था रोलेट एक्ट की वजह से। इसी रोलेट एक्ट के खिलाफ तो गांधी जी आ रहे थे आंदोलन करने के लिए, उसी आंदोलन को दबा दिया अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग में, जिसमें उन्होंने 13 अप्रैल 1919 को 2000 से इकट्ठा जो लोग थे उन पर गोलियां चलवा दी, जिसमें 400 से ज्यादा तो लोग मारे गए और 1200-1300 जितने भी थे सारे घायल हो गए, ठीक है ना। ये सब हुआ था अमृतसर में, 1919 में ये हुआ था। 18 में देखा आपने, अब 1919 में ये हो गया रोलेट एक्ट देखते ही, ठीक है। 1919 में जैसे ही हुआ, गांधी जी जब आने वाले थे ना, उनको तो अमृतसर से गिरफ्तार कर लिया। अमृतसर में घुसे भी नहीं गांधी जी घुसे ही नहीं। पंजाब में जैसे ही एंटर हुए उठा लिया पुलिस वालों ने, चलो ब्रिटेन वालों ने उठा लिया, चलो लेके चलते हैं आपको हवालात की सैर करा दी। अब वो वेट कर रहे हैं,
उतनी देर में वेट करते करते कौन आए घुसा भाई, जनरल डायर। बस 400 से ज्यादा लोग मारे गए और 12-13 से ज्यादा लोग घायल हो गए। 2000 से ज्यादा लोग वहां पर उस दिन थे, जमा थे रोलेट एक्ट के खिलाफ आंदोलन करने के लिए। ये सब हुआ था 1919 में। जब उनको गिरफ्तार किया गांधी जी को, तो उनको गिरफ्तार करने के बाद उनकी प्रसिद्धि और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि ये खबरें अखबारों में छप गई, सब लोग जानने लगे कि एक गांधी जी की वजह से 400 लोग मारे गए, क्योंकि गांधी जी यहाँ पर आ रहे थे आंदोलन करने के लिए, नेता बनने आ रहे थे, और उसी समय अंग्रेजों ने गोलियां चलवा दी 400 लोगों के ऊपर। तो सब लोग जानने लगे कि गांधी कौन है, गांधी कौन है, गांधी कौन है, सब लोग जानने लगे। चारों तरफ प्रसिद्धि बढ़ गई गांधी की, चारों तरफ सब लोग जानने लगे गांधी गांधी गांधी, कोई है भाई, कोई आया गांधी जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा है। ये हुआ है, ये हुआ। अब गांधी जी छूटे 1920 में। तो 1920 में जब वो छूटे, रिहा हुए, तब उनको लगाया, जब वो रिहा हुए, कि यार कोई बड़ा आंदोलन करना है जिसमें पूरे भारत को इकट्ठा करना है, जिसमें पूरे भारत को इन्वॉल्व करेंगे। कौन सा वो बड़ा आंदोलन होगा, वो करेंगे। तो बड़ा आंदोलन करने के लिए गांधी ने बोला कि देखो भाई, जितने भी भारतीय हैं अगर उनको आजादी चाहिए तो मैं उनको आजादी दिलवा सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त रहेगी। शर्त क्या रहेगी? कि तुम्हें मुझे 1 साल देना पड़ेगा। अगर तुम मुझे 1 साल देते हो तो मैं तुम्हें 1 साल के अंदर रिहा करा दूंगा। तो लोगों ने पूछा क्या, बोलो क्या चाहिए सर आपको? तो उसने बताया 1920 में कि देखो भाई, मैं एक आंदोलन कर रहा हूं जिसका नाम है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, इसका मतलब ये है कि तुम्हें अब अंग्रेजों की बात में कोई सहयोग नहीं करना है, कोई सहयोग मत करना। जो वकील हैं वो सारे कोर्ट में जाना बंद कर दे, जो बच्चे हैं वो स्कूलों में जाना बंद कर दे, कॉलेज में जाना बंद कर दे, ठीक है। जो भी अंग्रेजों की हिमायती है या जो भी उनके काम धंधे करता है, वो सब के सब उनका असहयोग करना शुरू कर दे, कोई सहयोग ना करे। अगर तुम ये आंदोलन करोगे तो मैं तुम्हें दावा देता हूं, मैं तुम्हें 1 साल के अंदर आजादी दिला दूंगा। पर क्या हम 1 साल में आजाद हुए? हमें तो 1947 में आजाद हुए। और ये क्या कह रहा है कि 1920 में आकर क्या बोल रहा है कि मैं असहयोग आंदोलन कर रहा हूं, सब लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लो, अगर इसमें तुम हिस्सा लोगे तो मैं तुम्हें दावा देता हूं, मैं तुम्हें 1 साल में आजाद करा दूंगा। आजाद हुए ही कहां? अब देखो 1 साल की बोलिए ना, अब देखो 1920 में इसने बोल दिया, सब लोग जुड़ गए, बहुत बहुत बड़े स्तर पर लोगों ने स्कूल जाना बंद कर दिया, कोर्ट में जाना बंद कर दिया, कॉलेज में जाना बंद कर दिया, सब हुआ, हड़तालें हुई, सब कुछ हुआ, ये सब हुआ अंग्रेजों के खिलाफ। अब 1921 आ गया, आंदोलन चल ही रहा है। 1921 आया, आंदोलन चल रहा है। 1922 आया, आजाद होना चाहिए था, परंतु आजादी नहीं हुई। 1922 में आजाद होना चाहिए था देश, 1 साल मांगा था ना, 1920 में 1 साल मांगा था, 21 में आजाद होना चाहिए थे, पर तो 22 आ गया। तब गांधी को लगा यार मेरी बात झूठी पड़ जाएगी भाई लोगों के सामने, क्योंकि मैंने उनसे 1 साल मांगा था और ये 2 साल हो गया, जल्दी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, या तो आंदोलन को वापस लेना पड़ेगा या इसको बंदी करना पड़ेगा। अब कैसे करें वो सोचना है। उसी समय एक छोटी सी दिक्कत होगी जिसकी वजह से गांधी को मौका मिल गया काम करने का। अब हुआ क्या, वो देखो। यूपी में एक जगह का नाम है चोरा चोरी, यूपी में एक जगह का नाम है चोरा चोरी। उसमें क्या था, कुछ लोग इकट्ठा हो रहे थे, कुछ भीड़ इकट्ठा थी और वो आंदोलन कर रहे थे, असहयोग आंदोलन, और शांतिपूर्ण कर रहे थे, बिल्कुल कुछ नहीं था। वो एक पुलिस स्टेशन के सामने से गुजर रहे थे, तो जिस पुलिस स्टेशन के सामने से गुजर रहे थे वहां पर पुलिस वाले बैठे थे अंग्रेजी। उनका पारा हाई हो गया उनको देखकर, सेट थे वो भी, पारा हाई हो गया। जैसे ही पारा उन सब पुलिस वालों ने मिलकर भीड़ पे आक्रमण कर दिया, लाठीचार्ज कर दिया। अब भीड़ पर तुम बेफजूल में लाठीचार्ज करोगे तो भीड़ तुम्हें क्या फूलों की माला पहनाएगी? भीड़ ने मारना शुरू कर दिया पुलिस वालों को। अब भीड़ ने इतना गंदे तरीके से पुलिस वालों को मारा कि उस पुलिस स्टेशन में 22 पुलिस वाले थे, उन 22 के 22 को हवालात में बंद कर दिया उन्हीं के पुलिस स्टेशन में, और उस पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, आग लगा दी, जिसको चोरा चोरी हत्याकांड बोलते हैं। 1922 में हुआ चोरा चोरी हत्याकांड हुआ, जिसमें 22 लोग ही मारे गए। कितने मारे गए? 22 लोग मारे गए, ये 22 लोग ही मारे गए। 1922 में हुआ और 22 लोग ही मारे गए। अब जैसे ही हुआ गांधी को मिल गया एक पॉइंट, क्योंकि वो क्या चाहता था कि आंदोलन को वापस ले ले। तो गांधी ने क्या बोला उसके थोड़े दिन बाद आकर कि देखो भाई, मैंने क्या बोला था कि मेरे सारे आंदोलन अहिंसावादी होते हैं, है ना, अहिंसावादी होते हैं, पर तुमने तो हिंसा कर दी। अब मुझे मजबूरन ये तुम्हारी वजह से आंदोलन को वापस लेना पड़ेगा। आंदोलन 1922 में ही गांधी ने यह आंदोलन वापस ले लिया, जो कि खुद लेना चाहते भी थे, क्योंकि उनकी बात का कोई मतलब नहीं रह गया था जो उन्होंने 1920 में बोला था, ठीक है ना। तो उनको मौका मिल गया और उन्होंने आपका असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो 22 लोग मारे गए, जिसकी अच्छा बताओ भाई, आंदोलन किसका? किसका? गांधी का। पकड़ा कौन जाएगा? गांधी। तो अंग्रेजों ने जब 22 पुलिस वाले जब मारे गए, तो अंग्रेजों ने उनको तब गिरफ्तार नहीं किया जब पुलिस वाले मारे गए,
उसके 3-4 महीने तक तो उनको हाथ ही लगाया गांधी को अंग्रेजों ने। उनका दिमाग में पता क्या चल रहा था कि गांधी की पॉपुलैरिटी और प्रसिद्धि अभी ज्यादा है, घटने दो, जैसे ही घटेगी उसी समय उठा लेंगे सोते हुए। भी आंदोलन जब ये हुआ था ना, ये कांड हुआ था चोरा चोरी हत्याकांड, तब उनको गिरफ्तार नहीं किया गया था, उसके कुछ समय बाद गिरफ्तार किया गया था। 1922 में उठा लिया रात को ही। जब उनको 22 को उठा लिया तो उनको जब कोर्ट के सामने पेश किया गया तो उनको सजा 6 साल की सजा सुनाई गई। 6 साल की सजा सुनाई गई, 6 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन 6 साल की सजा गांधी को भुगतनी थोड़ी थी, उन्होंने वहां पर अनशन कर दिया, भूख हड़ताल कर दी, खाना ही नहीं खा रहे। जेल का जेलर आके कह रहा भाई साहब खाना खा ले, उन्होंने बोला मैं नहीं खाऊंगा। मैं तेरे हाथ अपने हाथों से खिला रहा हूँ, मेरे हाथों से तो खा ले, तेरे हाथों से भी नहीं खाना। भाई तेरे को दिक्कत क्या, बता तेरे को क्या चाहिए, मैं लाके दूंगा तेरे को अंदर, बता तेरे को क्या चाहिए। गांधी ने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं खाना ही नहीं खाऊंगा, अनशन में बैठ गया। तो जेलर को लगा भाई ये तो भाई अंदर ही मर जाएगा अगर इसे खाना नहीं खाएगा तो, एक काम करो सर इसको रिहा कर दो, बाद में देख लेंगे, इसको बाद में पकड़ लेंगे जिंदा रहा तो, है कि नहीं। अगर मर गया अंदर तो भारतीय आएंगे और गले से पकड़ेंगे, उठाकर घुमाकर फेंक के मारेंगे इंग्लैंड हमें ही, इससे अच्छा इसको रिहा कर दो, जिंदा रहे तो फिर पकड़ लेंगे इसको, रिहा कर दो इसको। तो इसको रिहा पता कब किया गया, 24 में रिहा कर दिया गया, 1924 में रिहा। देखो क्या गेम खेल रहा भाई साहब, 1924 में रिहा कर दिया गया। अच्छा जब ये रिहा हुआ 4 साल तक भाई साहब मैंने कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया। 4 साल तक ये कहां पर रहा पता है, समाज सुधार के कामों में रहा, समाज सुधार के कामों जैसे सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, ठीक है ना, खादी कपड़े इसी समय बनाने शुरू किए थे गांधी ने इन 4 साल के अंदर। 4 साल उन्होंने, 24 में रिहा हो गए, 28 तक उन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। 28 तक समाज सुधार के कामों में लगे रहे, समाज सुधार के, समाज को सुधारते रहे। यहीं से उन्होंने खादी कपड़े बनाने शुरू करे, ठीक है। यहीं पर उन्होंने गांधी आपकी सती प्रथा के खिलाफ और जाति प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई, विधवा पुनर्विवाह के खिलाफ आवाज उठाई, इन सब के खिलाफ आवाज उठाते यहीं पर, ठीक है। सती प्रथा तो भाई देखो अंग्रेजों ने पहले खत्म कर दी थी, पर फिर भी थोड़ी बहुत तो तब भी चलती थी, है कि नहीं, तो उसके खिलाफ भी आवाज थी उनकी, उठी हुई थी। तो 28 तक गांधी ने कोई बड़ा आंदोलन में भाग लिया ही नहीं, कोई बड़ी आंदोलन शिरकत की ही नहीं, और 28 ऐसे ही निकल गया। 29 आ गया, 29 में कांग्रेस का अधिवेशन था, लाहौर अधिवेशन। कौन सा था, 1929 का लाहौर का अधिवेशन था गांधी का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। 1929 में क्या किया, 1929 का लाहौर अधिवेशन, 1929 का लाहौर अधिवेशन। इस अधिवेशन में गांधी ने 3-4 बातें करी। पहली बात तो गांधी ने यहां पर कांग्रेस का अध्यक्ष जिसको बनाया वो अब एक नया आदमी था, नया चेहरा था, जिसका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू को इन्होंने अध्यक्ष बनाया कांग्रेस का। पहली बात ये करी। दूसरी बात उन्होंने क्या बोली कि देखो भाई अब हम आजाद हो गए। क्या हो गया, अब हम आजाद हो गए। अब हम अपना जो दिवस होगा स्वतंत्रता दिवस, हम पता कब मनाएंगे, 26 जनवरी से मनाएंगे। 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस इन्होंने बोला। और पहला स्वतंत्रता दिवस कौन सा होगा, 26 जनवरी 1930 होगा पहला स्वतंत्रता दिवस। क्या हम आजाद हुए थे उसमें, नेहरू ने जाकर क्या करा, समुद्र किनारे जाके झंडा गाड़ दिया, ये लो हम आजाद हो गए। आजाद हुए 1930 में, आजादी कहाँ हुए यार, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं यार, लोगों के क्या बरगला रहे हैं, आजाद हो गया, नहीं हुआ आजाद अभी। फिर क्या किया इन्होंने बोला 26 जनवरी जो हमारा पहला स्वतंत्रता दिवस होगा उसको हम कैसे मनाएंगे, ये हमें गांधी बता कर गया था। जो आज तुम 26 जनवरी मनाते हो ना, वो हमें गांधी बता कर गया कि कैसे रंगारंग कार्यक्रम होगा, संस्कृतियां दिखाई जाएंगी, नाच गाना होगा, स्पीच होगी, ठीक है, अपने जो हमारे पुराने स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया जाएगा, ये सब किया। फिर लड्डू बांटे जाएंगे, फिर ध्वजारोहण होगा, ये सब हमें गांधी बता कर गया था, सब बता कर गया था। और क्या बोला कि अब से हम अपना क्या मनाएंगे, 26 जनवरी 1930 को हम अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और 26 जनवरी से ही अब हम एक काम और करेंगे। वो क्या काम रहेगा, अब हम हमारा अधिवेशन 26 दिसंबर में नहीं करेंगे, अब हम कांग्रेस का अधिवेशन 26 जनवरी के दिन ही करेंगे, 26 जनवरी के दिन ही करेंगे अधिवेशन। कौन सा, कांग्रेस का अधिवेशन अब हम कब करेंगे, 26 जनवरी के दिन ही करेंगे। तो ये हुआ, ठीक है। अब देखो नेहरू जी आ गए भाई पार्टी में, नेहरू इस समय आ गए थे। 1929 में नेहरू ने छलांग मार दी थी, अध्यक्ष बन गए थे कांग्रेस के, बिल्कुल सही चलता गया। अब गांधी
1930 में आ गए, 26 जनवरी को उन्होंने मना भी लिया, अधिवेशन भी कर लिया, स्वतंत्रता दिवस भी मना लिया। अब गांधी सोच रहे हैं कोई बड़ा आंदोलन करना है, बड़ा करना है, इसमें फिर से लोगों को जोड़ना है, क्या करें ऐसा भाई। तब उनको दिमाग में है नमक कानून है, शायद कोई ब्रिटेन वालों ने हमारे ऊपर लगा रखा है। नमक कानून क्या था वो सुनो। नमक कानून का मतलब ये था, अंग्रेजों ने हमारे ऊपर थोपा हुआ था, इसका मतलब ये था कि भारतीय कोई भी भारतीय नमक नहीं बना सकता, कोई भी भारतीय नमक नहीं बना सकता, और ब्रिटेन के लोग जितने भी दामों पर उसको बेचेंगे वो भारतीय को खरीदना पड़ेगा, वो खरीदना पड़ेगा, जितने भी दामों पर बेचेंगे वो खरीदना पड़ेगा। ठीक है। अब तुम बताओ यार, खाना में अगर नमक ना हो तो बेस्वाद हो जाता है, तो नमक तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तब गांधी को याद है इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। तो गांधी ने डेट फिक्स करी कि देखो भाई, अब हम हमारा जो आंदोलन करेंगे, तो 12 मार्च 1930 को गांधी ने डेट फिक्स कर दी कि हम साबरमती आश्रम से, कहां से, साबरमती आश्रम से इस नमक कानून को तोड़ेंगे। साबरमती आश्रम से जाएंगे और कहां जाएंगे, दांडी जाएंगे। दांडी गुजरात में एक जगह है जहां पर नमक बनता है, उस नमक कानून को तोड़ेंगे और हम अंग्रेजों के बात बताएंगे कि वो हमें नमक बनाने से वंचित नहीं कर सकते, ये नमक बनाना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और नमक हमारे खाने की बहुत ज्यादा बेसिक नीड है जो हमें चाहिए, ये हम बताएंगे उनको, अंग्रेजों को। तो 12 मार्च को उन्होंने आंदोलन शुरू किया था। उस समय उनके साथ सिर्फ 70 से 80 लोग जुड़े थे, 70 से 80 लोग। कितने? 70 से 80 लोग। अच्छा, जब इनके साथ जब 70 से 80 लोग जुड़े शुरुआत में, तो इनकी एक पत्रिका ने व्यंग्य किया इनके ऊपर, इनकी बेइज्जती करी गांधी की। वो कौन थी? अमेरिका की टाइम्स पत्रिका। अमेरिका की उस समय पत्रिका थी टाइम्स। उसने क्या बोला कि ये तकवे से शरीर वाला, ये ढीला ढाला आदमी, ये तो 2 दिन में पसर जाएगा जमीन पर, ये कैसे जाएगा पैदल, वो भी पैदल जाना है, दांडी नहीं जा पाएगा, ये तो मर जाएगा, 2 दिन में मर जाएगा। ये बोला हमारे गांधी को बेइज्जती कर कर। और सबको ये यकीन था कि गांधी वहां तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन गांधी ने ये कर दिखाया और गांधी पहुंच गए कितने? 8 अप्रैल को। 8 अप्रैल को पहुंच गए। 1930 में कहां पहुंच गए? दांडी पहुंच गए। और दांडी पहुंचकर उन्होंने नमक कानून बनाया, नमक कानून को तोड़ा। और जब वो नमक कानून को तोड़ रहे थे, उस समय उनके साथ 80,000 लोग थे, जिसमें सबसे ज्यादा स्तर पर महिलाएं आकर जुड़ी थी। इसमें सबसे पहली जो सबसे मेन जो महिला थी महिलाओं को आगे लाने में, उसका नाम था कमला देवी चट्टोपाध्याय, वो महिला थी। महिलाएं बहुत बड़े स्तर पर, हमारे भारत का पहला ऐसा आंदोलन जिसमें बहुत बड़े स्तर पर महिलाएं आकर जुड़ी थी। तुमसे लोग पूछ सकते, बताओ ऐसा कौन सा आंदोलन था जिसमें सबसे बड़े स्तर पर महिलाएं आकर जुड़ी थी? तो नमक कानून ही था, जिसको तोड़ने के लिए गांधी गए थे और इसमें बड़े स्तर पर महिलाएं आकर जुड़ी थी, जिसमें सबसे पहली महिला कमला देवी चट्टोपाध्याय थी। 70 से शुरू किया था, 80,000 लोग जुड़ गए 8 अप्रैल को पहुंचते पहुंचते दांडी तक। तो जैसे दांडी पर पहुंचे, नमक कानून नमक बनाया और अपने आप को अंग्रेजों के सामने उन्होंने मुजरिम घोषित कर लिया, क्योंकि नमक कानून है ना ये। अब कानून का मतलब क्या? कोई भी तोड़ेगा तो क्या सरकारी नजर में क्रिमिनल हुआ। तो अब जितने भी लोग थे वहां पर, जितने भी लोगों ने नमक बनाया, वो सब क्रिमिनल साबित हो गए। तो अब अंग्रेज गिरफ्तार करने के लिए चल पड़े अपने घरों से कि चलो भाई इनको गिरफ्तार करते हैं। उसी समय गांधी को लगा यार काम करते हैं यार, 80,000 लोग जब जुड़ गए हैं तो एक काम करते हैं ना, इनसे मैंने एक ही कानून तोड़वाया, एक बड़ा आंदोलन और कर लेते हैं। अब जब ये आए हैं तो उनको खाली थोड़ी भेजूंगा, कोई आंदोलन और लेकर भेजूंगा इनको। तो एक काम करते हैं, एक आंदोलन और करेंगे बस। तो 8 अप्रैल को गांधी ने दिमाग लगाकर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। ये आंदोलन शुरू किया। ये आंदोलन आपका असहयोग आंदोलन का रूपांतरण है, मतलब असहयोग आंदोलन और ये सेम ही है। इसमें भी क्या था कि आपको अंग्रेजों की बात नहीं माननी, उनको सपोर्ट नहीं करना। असहयोग आंदोलन का ही नाम चेंज है बस यहाँ पर, सविनय अवज्ञा आंदोलन, मतलब इज्जत से अंग्रेजों की बात को इनकार कर देना, भाई हम तुम्हारी बात नहीं मान रहे, जो भी कहोगे वो नहीं मान रहे। इसको बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये गांधी ने उसी शाम को कर दिया, क्योंकि गांधी को लगा यार 80,000 लोग जुड़ गए हैं, अब कुछ ना कुछ तो देकर भेजूंगा ना उनको मैं। अब जैसे उन्होंने ये किया, अंग्रेजों ने आके गिरफ्तार कर लिया, सब लोगों को उठा के ले गए अंग्रेज, सब लोगों को लेके उठाकर, सब लोगों को जितने भी थे, सब महिलाओं को लेके, पुरुषों को लेके, गांधी को भी लेके, सबको गिरफ्तार कर लिया। नेहरू भी इस समय थे, सबको लेके सबको गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, ये जब सब कुछ ये हो रहा था ना,
इसकी पूरी की पूरी जो न्यूज थी वो इंग्लैंड में पहुंच रही थी उस समय। इंग्लैंड में एक प्रधानमंत्री बैठे थे उस समय, रैमजे मैकडोनाल्ड, क्या नाम था उनका, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का, इंग्लैंड के पीएम का, रैमजे मैकडोनाल्ड। मैकडोनाल्ड बर्गर वाला नहीं, इनका नाम है। ये सब देख रहे थे, ये सब देख रहे थे। और जिस समय इन्होंने नमक कानून तोड़ा उस समय 3 बातें हुई, 3 बातें अंग्रेजों को, जो 3 बातें पता लगी। तुम्हें पूछ सकते हैं, बताओ 1930 के नमक कानून के बाद अंग्रेजों को क्या अनुभूति हुई, क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ इससे, ये भी पूछ सकते हैं कि 1930 के नमक कानून के तोड़ने के बाद परिणाम क्या निकले। तो 3 बातें। पहली बात तो टाइम्स पत्रिका ने गांधी की तारीफ करी। अब पहली बात ये, जिस टाइम पत्रिका ने ये बोला था ना कि तकवे वाला गिर जाएगा 2 दिन में, उसी पत्रिका ने गांधी को तारीफ की नजर से देखा, तारीफ करी उसकी, पूरे वर्ल्ड ने सुनी उनकी तारीफ, पूरे वर्ल्ड ने। सब लोगों को पहचान में आ गया कि गांधी जी कौन है भाई, ये कौन है जिसकी तारीफ कर रहे हैं टाइम्स पत्रिका, सब लोग जानने के लिए उत्सुक थे। पहला काम ये हुआ, प्रसिद्धि बढ़ गई गांधी की। दूसरा काम, दूसरी बात, बहुत बड़ा आंदोलन था ये, ठीक है, पहला आंदोलन जिसमें महिलाएं आकर बड़े स्तर पर आकर जुड़ गई थी, पहला ऐसा आंदोलन था। तीसरी बात क्या हुई, तीसरी बात, अंग्रेजों को अब ये पता लग गया कि ये आंदोलन 1857 की क्रांति के बाद दूसरा ऐसा आंदोलन जिसकी वजह से अंग्रेजों की जड़ें दोबारा हिली हैं। 1857 उनकी पहली बार जड़ें हिली थी 1857 की क्रांति में, दूसरी बार जब जड़ें हिली वो नमक कानून में हिली। नमक कानून में जब उनको समझ में आ गया कि अब तो भाई इन भारतीयों को सत्ता में हिस्सेदारी देनी पड़ेगी, अगर इनको सत्ता में हिस्सेदारी नहीं दी तो हमारा शासन नहीं चल पाएगा भारत में, इसलिए चलाना है तो इनको सत्ता में हिस्सेदारी दे दो भाई, छोटी मोटी कुर्सी दे दो इनको भी, खुश हो जाएंगे भी, कुर्सी कुर्सी खेल लेंगे भी, है ना। तो उसी समय रैमजे मैकडोनाल्ड सब कुछ देख रहे थे। तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने भी यही सोचा कि काम करते हैं, जब सत्ता में हिस्सेदारी देनी है तो एक काम कर लेते हैं भाई, बुला लेते हैं उनको, कौन कौन है जो सत्ता में हिस्सेदारी मांग रहा है ना। तो रैमजे मैकडोनाल्ड फोन करता है, उस समय हमारे भारत के जो वॉयसराय थे, उस समय हमारे भारत के जो वॉयसराय थे उनका नाम था लॉर्ड इरविन। क्या नाम था? लॉर्ड इरविन। उनको फोन किया, उनको बोला एक काम कर भाई, जो जो इस नमक कानून में शामिल थे या जो जो चाहता है कि इसको सत्ता में हिस्सेदारी मिले उन सबको मेरे पास भेज, मैं एक सम्मेलन करूंगा, उस सम्मेलन का नाम मैं रखूंगा गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज का मतलब क्या है कि यहां पर सब बराबर होंगे, कोई ऊपर नीचे, कोई ऊंच नीच नहीं होगी। सीधा टेबल होता है, उसका मतलब तो क्या होता है, सीधे टेबल पे मतलब क्या होता है कि जो सामने बैठा है, दोनों तरफ जो सामने बैठा है वही मेन है, बाकी सारे लल्लू पंजू है। लेकिन जो गोल मेज है उसमें क्या पता लग रहा है कौन राजा है कौन नहीं है। तो यही बोला आपके रैमजे मैकडोनाल्ड ने कि मैं एक ऐसा सम्मेलन रखूं जिसमें किसी का पता नहीं लगा, सब समान होंगे, इसलिए बुलाओ जो जो चाहते सत्ता में हिस्सेदारी लेना उन सबको बुलाओ, मैं इनकी बातें सुनना चाहता हूँ, क्यों आंदोलन कर रहे इतने बड़े बड़े भारत में, मैं सुनना चाहता हूँ कि क्या चाहते हैं लोग। तो इरविन को लगा भाई चलो ठीक है अभी भेजता हूं मैं। तो पहला गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ आपका 1930 में, पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में। अच्छा, पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में असफल हो गया, असफल। अब क्यों हुआ? क्योंकि इसमें जिस समय आंदोलन हुआ था उस समय इरविन ने ना तो गांधी को छोड़ा हुआ था ना बड़े बड़े नेता को छोड़ा हुआ था, इस आंदोलन में सिर्फ एक ही आदमी गया था, वो था डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, वही गया था। तो इरविन उसके रैमजे मैकडोनाल्ड ने बोला तू ही है वो जो आंदोलन कर रहा था? सुनो नहीं, कौन था वो? गांधी जी था। कहाँ है वो? तो जेल में है। उसने फोन किया इरविन को, इरविन तूने गांधी को नहीं भेजा? नहीं वो तो जेल में है। तो तेरे को मैंने क्या बोला था, भेज को जल्दी। तो इरविन को लगा भाई उसको भेजना बहुत मुश्किल है, मैं नहीं भेज सकता उसको भेजना बहुत मुश्किल है। तो उसके रैमजे मैकडोनाल्ड ने बोला बेटा भेज उसको, नहीं तो तेरी नौकरी खा जाऊंगा मैं, जल्दी भेज। तो इरविन को लगा चलो ठीक है भाई देखता हूँ, कह रहा मैं दूसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित कर रहा हूँ, जल्दी भेज उसको, मुझसे बात करनी है, मुझे देखना है वो कौन व्यक्ति है जो इतने बड़े स्तर पर आंदोलन कर रहा है। उसको बोला चलो ठीक है भाई, दूसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ। दूसरे गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ 1931 में। अब इरविन पहुंचा गांधी के पास, गांधी को बोला सर चलो प्लीज, मेरे आका बुला रहे हैं आपको, इंग्लैंड में बुला रहे हैं, आपसे मीटिंग करना चाहते हैं, आपकी प्रॉब्लम सुनना चाहते हैं, आप चलो प्लीज। गांधी ने बोला मैं क्यों जाऊं, उसको भेज इधर, वो आएगा इधर मेरे पास, मैं उसके पास क्यों जाऊं, उसको बुला इधर, वो आना चाहता, वो बात करना चाहता है ना मुझसे, मैं थोड़ी, इसको भेज इधर। तो इरविन ने बोला सर चले जाओ ना प्लीज, मेरी नौकरी का सवाल है, आपको जो चाहिए मैं दूंगा। तब गांधी को समझ में आया इतनी गिड़गिड़ी कर रहा है, अब फायदा निकाल लें इससे, शर्त रख दे, क्यों ना शर्त रख देते हैं, क्यों ना कोई शर्त रख दे कि आप तो मान भी ले, है कि नहीं। तो उसने शर्त रख दी कि इरविन देख मेरी शर्त होगी, उसी की शर्त के बिना पर मैं जाऊंगा अगर तू मेरी शर्त मानता तो इरविन ने बोला बताओ भाई सर क्या है, मैं मानता हूं आपकी शर्त, बोलो क्या है। तो गांधी ने पहली बात बोली कि जितने भी लोग मेरे नमक कानून में गिरफ्तार होते हैं सबको छोड़ो पहले। इरविन ने बोला बिल्कुल ठीक है, और बोलो। दूसरा बोला कि नमक कानून बनाने का अधिकार हमें दो, हम बनाएंगे आपसे नमक, उन्होंने बोला ये भी ठीक है, और बोलो। तीसरा उन्होंने बोला कि
पास्ट में, अतीत में जितने भी विद्रोही पकड़े गए थे अंग्रेजों के खिलाफ, उन सबको रिहा कर दो, उन सबको रिहा कर दो। तो ये हुआ। अब दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जब गांधी पहुंचे, तो जब पहुंचते गांधी गोलमेज सम्मेलन में सब बैठे, 565 रियासतें बैठी हैं, 500 से ज्यादा रियासतें बैठी हैं, आपके जिन्ना बैठे हैं, आपके अंबेडकर जी बैठे हैं, और खुद गांधी गए। गांधी जब पहुंचे, तो जब गांधी जा रहे थे तो उस समय एक आदमी ने उनकी बेइज्जती कर दी। उस आदमी का नाम था चर्चिल। अच्छा ना, इसका बंदे का नाम याद रखना, मैं बताऊंगा कौन था। चर्चिल नाम था उस आदमी का। इस भाई साहब ने हमारे गांधी को पता क्या बोला, कह रहा ये अर्ध नगन फकीर हमारे बीच के बैठ के मीटिंग करेगा, ये बोला हमारे गांधी को। क्योंकि हमारे गांधी जो धोती कुर्ते में थे ना, तो वो उनको क्या बोला कि अर्ध नगन फकीर हमारे बीच बैठ के मीटिंग करेगा, ये बोला चर्चिल ने। तो गांधी मन मन सोच रहा कोई बात नहीं बेटा, तेरे को बताऊंगा अर्ध नगन फकीर क्या होता है बाद में, अभी कोई बात नहीं। तो जब वो पहुंचे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा सब बैठे हैं भाई, तो वो भी चले गए। अब रैमजे मैकडॉनल्ड ने बोला भाई आप ही हो गांधी जी? ने बोला हाँ मैं ही हूँ। अच्छा आप ही करो इतने बड़े बड़े आंदोलन? बोला बिल्कुल मैं ही कर रहा हूँ। तो आपको चाहिए क्या? तो गांधी ने बोला हमें आज़ादी चाहिए। बोला आज़ादी तो नहीं मिल सकती, आप और बताओ क्या चाहिए? बोला आज़ादी के बिना हमें कुछ नहीं चाहिए। तो ने अम्बेडकर से पूछा तुम्हें क्या चाहिए? तो अम्बेडकर ने बोला भाई देखो मैं हूँ SC ST का हिमायती, मैं SC ST के लिए आया हूँ कि मुझे SC ST के लिए कुछ रियायतें दे दो आप, मतलब मुझे आप कुछ क्षेत्र दे दो जहां से SC ST चुनाव लड़ सके, क्योंकि SC ST चुनाव नहीं लड़ पाते, तो आप मुझे ऐसे क्षेत्र दे दो जहां से SC ST चुनाव लड़ सके। जिन्ना से पूछा तू क्या चाहिए, तेरे को क्या चाहिए? उसने बोला सर मैं मुस्लिमों का हिमायती हूँ, मैं मुस्लिमों के अधिकारों की बात करने आया हूँ। अच्छा, और ये 565 रियासतें ये जो बैठी है 500 ज्यादा, उनको बोला भाई मैं अपने अपने राज्य की बात करने आया। अच्छा ठीक है ठीक है। गांधी इस आंदोलन को बीच में छोड़कर ही भागे सम्मेलन को। रैमजे मैकडॉनल्ड बोल रहा भाई रुक तो जा, बात तो सुन ले मेरी। गांधी तो सीधा ही भाग गए, कुछ नहीं सुना उन्होंने, तो कुछ नहीं सुना, ऐसे भाग गए भाई। रैमजे मैकडॉनल्ड बोल रहा भाई क्या था जो हवा की तरह और आंधी की तरह चला गया, सुन के भी नहीं गया कुछ बात, गांधी चला गया। अच्छा जैसे ही क्या, तो रैमजे मैकडॉनल्ड ने फोन किया इरविन को। इरविन बोला इरविन एक काम कर, गांधी आ रहा है, यहाँ से भाग गया वो, मेरी बात भी नहीं सुनी उसने, एक काम कर जैसे ही और एयरपोर्ट पर उठा लो उसको, जेल में डालो उसको फिर से। बोला अच्छा। जैसे ही गांधी उतरे उठा के जेल में, चलो भाई फिर जेल चलो, फिर जेल चलो भाई। गांधी पहुंच गए फिर से जेल। अच्छा जो इरविन और गांधी के बीच में समझौता हुआ था, 3 शर्तें थी, उसको बोलते हैं गांधी इरविन समझौता। जो CBSE तुमसे पूछता है कि गांधी और इरविन के बीच में क्या समझौता होता है बताओ, तो 3 बातें थी, वो बता दी थी मैंने, ठीक है ये थी वो। तो गांधी जी चले गए भाई, जैसे आए सेकंड गोलमेज सम्मेलन भी असफल हो गया, क्योंकि गांधी वहां से चले आए, गांधी वहां पर रुके ही नहीं। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और मिलते हैं हम सेकंड पार्ट में। इस पार्ट में मुझे लगता है आपको इसमें सब कुछ समझ आया होगा, नहीं आया तो प्लीज मुझे कमेंट करिए, जो चीज आपको समझ नहीं आई है। एक दो बार मेरी वीडियो को देखिए, आप सब समझ में आ जाएगा, नहीं भी समझ आया तो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं सर अगले वीडियो में, जय हिंद।